हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य एकेडमी में। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था कि व्यंजन के प्रकार, व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजनों के प्रकार में चलिए भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जब पूछा जाए कि हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो ये 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, श्वास की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा, स्वर तंत्रीय में श्वास की कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। और तीसरा, जिह्वा तथा अन्य अवयवों के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए इसमें श्वास की मात्रा के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो श्वास की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि श्वास की मात्रा के आधार पर जो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया जाता है, तो ये 2 प्रकार से। पहला होता है आपका अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण किसी भी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उष्म व्यंजन महाप्राण कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का क, ग, घ, य, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, थ, द, न और प, ब और म, इसके साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपने नीचे देखा ही कि य, र, ल और ये व, ये अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में चलते हैं। महाप्राण किसी भी वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। और इसके साथ ही आपका उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ये ह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसका फार्मूला होता है, सूत्र इसका समझ लीजिए एक तरह से शॉर्टकट, 24 प्लस उष्म व्यंजन। ये 24 किसी भी वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और उष्म व्यंजन में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ये ह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि अल्पप्राण है, महाप्राण है, अल्पप्राण कौन सा वर्ण है, महाप्राण कौन सा वर्ण है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलते हैं इसके दूसरे प्रकार में, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपने देखा। इसके बाद आपका कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंपन के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो ये 2 प्रकार से। कौन सा? एक अघोष और दूसरा घोष आबलिक सघोष। ये दोनों वर्ण पूछे जाते हैं। घोष या सघोष दोनों एक ही होते हैं। तो अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण प्लस उष्म व्यंजन ह को छोड़ करके ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक क और ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प और फ तथा उष्म व्यंजन में स, स और दंत स, ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए फार्मूला है, सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा, 12 प्लस उष्म व्यंजन अर्थात ह को छोड़ करके तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स।
अर्थात किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण और तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत स अघोष वर्ण कहलाते हैं। चलते हैं घोष या सघोष। तो वे व्यंजन जो किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन और ह घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके लिए फार्मूला है 345 प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन प्लस ह, ये आपके घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। यहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है कि घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है और सघोष वर्ण कौन सा है। इसके बाद व्यंजन में आगे चलते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर आपने देखा व्यंजनों का वर्गीकरण, इसके बाद कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपने देखा। इसमें नोट्स एक इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी के सारे स्वर सघोष आब्लिक घोष वर्ण कहलाते हैं। अर्थात हिंदी की जो जितने स्वर हैं वो सभी सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, ये पहला कंठ स्वर, कंठ व्यंजन, दूसरा तालव्य व्यंजन, तीसरा मूर्धन्य, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ और छठा वर्त्स व्यंजन और सातवां दंतोष्ठ व्यंजन। ये कंठ, जो कंठ के सहारे उच्चारण किए जाते हैं वो ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। क, ख, ग, घ और य, ये आपके 5 वर्ण जो हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ वर्ण कहलाते हैं। तालव्य वर्ण च, छ, ज, झ, य, ये तालु या तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इनकी भी संख्या 5 होती है। इसके बाद मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य मूर्धा के द्वारा उच्चारण किए गए, इनकी भी संख्या 5 होती है। ट, ठ, ड, ढ और ड़। दंत वर्ण, दांत और जिह्वा के सहारे जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। त, थ, द, ध और ये 9, इनकी भी संख्या 5 होती है। इसके बाद ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण में जो दोनों ओठों के सहारे उच्चारण किए जाते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। प, फ, ब, भ और म, ये भी आपके 5 वर्ण होते हैं। वर्थ व्यंजन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वर्थ व्यंजन आपसे पूछा तो वर्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये 4 वर्ण स, ज, र और ल, ये 4 वर्ण आपकी वर्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दंतोष्ठ, मात्र 2 वर्ण व और फ दांत और ओठों के सहारे बोले जाते हैं, इन्हें कहते हैं दंतोष्ठ। तो इस तरह से उच्चारण स्थान के आधार पर आपसे पूछा जाता है कि कंठ वर्ण है, तालव्य वर्ण है या मूर्धन्य वर्ण है। तो यह चार्ट आपको हमने बना दिया, इसे नोट करते चले गए और इसे आप गहन अध्ययन के साथ ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे इनका बार बार प्रयोग होगा तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसी क्रम में एक वर्ण और आता है कि अनुतान किसे कहते हैं। पिछली बार यह प्रश्न आया था कि अनुतान किसे कहते हैं। तो इस कौन सा है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। बोलने के भावों के अनुसार स्वर का जो रूप उतार चढ़ाव आरोह अवरोह होता है उसे ही अनुतान कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछने का ढंग जो है, केवल वर्ड पावर जो है थोड़ा सा विशेष रूप से दे दिया जाता है, लेकिन जो लेवल होता है वह वही लेवल होता है जो लेवल पूछना चाहिए। ये नहीं कि लेवल अलग से पूछा जाता है, नहीं, केवल जो शब्द विचार होते हैं ये थोड़ा सा कठिन कर दिया जाता है और स्तर जो पूछने का होता है वही होता है। तो इसी तरह से इसमें पूछा जाता है कि अनुतान किसे कहते हैं। तो ये बोलने के जो भाव हैं, जैसे उ दीर्घ उ, ई दीर्घ ई, तो ये जो उतार और चढ़ाव हो रहा है स्वरों का, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अनुतान। इसके बाद चलते हैं रेफ। ये रेफ और पदेन क्या होता है। आपने देखा होगा कि
र का जो प्रयोग होता है वह र कई तरह से प्रयोग किया जाता है। एक उसे हम कहते हैं र वर्ण के रूप जो होते हैं, र वर्ण के 3 रूप मिलते हैं। ये देखते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर लगा रहता है और किसी भी वर्ण के नीचे लगा रहता है। जैसे इसके 2 रूप मिलते हैं, इसे हम कहते हैं पदेन रूप और दूसरा कहते हैं रेफ रूप। अगर आपसे पूछा जाए र वर्ण के कितने रूप हैं, तो र वर्ण के 2 रूप हैं। कौन सा? ये नई चीज आपको देखने के लिए मिल रही होगी, ये पदेन रूप और रेफ रूप। जैसे पदेन रूप में क्या है, ये पद में लगता है, वर्ण के नीचे लगता है। जैसे ये क्रम, प्रेम, प्रताप आदि, ये आपके पदेन रूप के अंतर्गत है। एक वर्ण दे देगा, लिख देगा प्रेम, अब प्रेम में पूछ देगा कि कौन सा रूप लगा है, रेफ लगा है या पदेन रूप लगा। तो आप याद रखिएगा कि जो नीचे लगता है इसे हम पदेन रूप कहते हैं और जो किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है उसे रेफ रूप कहते हैं। जैसे कार्य, पर्वत, कार्य आदि, ये आपके किसी भी वर्ण के जो ये र है ऊपर अगर लगा हो तो इसे रेफ वर्ण कहते हैं, रेफ का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और आता है ये पदेन रूप में, ये ट्रक, ड्रम, ये आपका ये जो र है ये पदेन रूप के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।